वेलकम माय फ्रेंड्स, मैं अजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी कोरोना काल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी दोस्तों को, सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 ज्योमेट्री का एक वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया था, यूक्लिड के विषय में आपको परिचय दिया था। यूक्लिड ने कौन कौन सी अवधारणाएँ दी हैं, कौन कौन सी तैयारियां की थी यूक्लिड ने, ज्योमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्री हम क्यों करते हैं, इसके विषय में बताया था। तो ज्योमेट्री के विषय में यूक्लिड ने कुछ अवधारणाएं दी थी, ये आपके सामने दिया गया है। इसे आप अगर नहीं देखें, इससे पहले वाला वीडियो आसानी से देख लीजिए, जिससे से आपको कुछ नॉलेज हो जाए। उसके बाद आप आगे पढ़िए यूक्लिड की अवधारणाएँ, ज्योमेट्री क्या होता है, कैसे होता है। आज हम देखते हैं उसके आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था आपको जनरली अब कहा इसका परिभाषा लिखिए। समांतर रेखा, लंब रेखा, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग, इन सब पे क्या बोल रहा है वो, परिभाषा लिखने के लिए बोल रहा है। परिभाषाएं क्या होती है? सबसे पहला है बिंदु। पहला क्या है आपको? बिंदु। बहुत सी परिभाषाएं हैं, इन सबके विषय में परिभाषा दे देते हैं। आप कहिएगा सर इसमें बिंदु नहीं, फिर भी बिंदु के विषय में जान लीजिए आप क्या होता है, नहीं होता है। अब यहाँ रहे चाहे नहीं रहे, ठीक है। करा बिंदु में क्या है कि वैसा जिसमें न तो लंबाई हो, न तो चौड़ाई हो, न तो मोटाई हो, मात्र एक संकेत हो। देख रहे हैं ना, एक संकेत है आपको जी, उसे हम क्या बोलते हैं? बिंदु कहते हैं। कराया जी जिसकी कोई न लंबाई हो, न चौड़ाई हो और न ही मोटाई हो, मात्र एक स्थिति हो, एक संकेत हो, उसे हम क्या बोलते हैं जी? बिंदु के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D के द्वारा हम इसे करते हैं, दर्शाते हैं। फिर क्या है आपको? रेखा, लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं जी। एक तनी हुई डोरी कागज़ की है ना, कोई भी एक बिंदु है, बिंदु को इधर अनंत तक बढ़ाओ, इधर अनंत तक बढ़ाओ जी, तो उससे जो निर्माण होगा उसे हम क्या बोलते हैं जी? रेखा कहते हैं। रेखा को ए बी रेखा को इस रूप में लिखते हैं, रेखा AB के रूप में लिखा गया है। यह केवल लंबाई होता है और कुछ नहीं, इसमें मोटाई नहीं होता, सिर्फ क्या होता है आपको जी? लंबाई होता है। फिर क्या आपको? किरण। क्या है आपको नेक्स्ट में? किरण। किरण में क्या है जी? किरण एक बिंदु से प्रारंभ होती है जी, ठीक है, और एक ही दिशा में, रेखा दोनों दिशा में जा रही थी, किरण क्या हो रहा है? एक ही दिशा में जा रहा है। तो किरण को संकेत में ऐसे लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं किरण AB। क्या पढ़ते हैं? किरण AB पढ़ते हैं, ठीक है। तो किरण का डेफिनेशन बोला जी, किरण एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है और एक ही दिशा में अनंत तक जाती है, अर्थात किरण रेखा केवल एक ही अनंत बिंदु होता है, वो माना जाता है। अनंत बिंदु मतलब जहाँ से अत्यंत बिंदु मतलब जहाँ से वो शुरू हो रहा है ना, जो केवल एक ही दिशा में जाती है जी, इसे हम क्या बोलते हैं? किरण के नाम से जानते हैं। दोनों दिशा में, रेखा दोनों दिशाओं में जाती है, रेखा की लंबाई अनंत है, किरण एक ही दिशा में जाती है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट में है कोण। कोण में क्या होता है जी? एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, दो किरण है कि नहीं है जी? एक किरण ये, एक किरण ये, इसका डेफिनेशन कहेंगे जी। तो दो किरणों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं हम जी? कोण कहते हैं। या दो रेखाओं से या दो किरण के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है, करें जी, दो रेखाओं के या दो किरणों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होगा, ये लाइन आपस में मिल गए यहाँ पर, और देखिए ये झुकाव उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, जिसे हम क्या बोलेंगे? कोण कहेंगे। तो लेकर डेफिनेशन देना हो तो कह सकते हैं दो रेखाओं के या दो किरणों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम कोण कहते हैं। झुकाव ये आपका कोण AOB, अगर इसको लिखना होता है तो इसे लिखें कोण BOA या AOB। यहाँ जहाँ झुकाव हो रहा है उसको बीच में लिखते हैं हम, तो लिख सकते हैं AOB या BOA। इधर से भी नाम दे सकते हैं, इधर से भी नाम दे सकते हैं। अब कल कोण एक ऐसी आकृति है जो किसी प्रारंभिक बिंदु पे दिया गया है, वनिष्ठ बिंदु वो दिया गया है, शेष बिंदु दिया गया। पढ़िए इसको, सेम जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। फिर तल। तल वह है जो चारों ओर अनंत तक फैला होता है। तल क्या है? जो चारों ओर अनंत तक फैला होता है। एक चिकनी दीवार की सतह या इमेज के ऊपर सतह क्या कहलाता है जी? तल। प्लेन कहलाता है। देखिए देख रहे हैं किताब का दिया हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? तल बोलेंगे, इसको हम प्लेन बोलेंगे। जो है बुक का जो रखा है ना सरफेस, ये इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे? तल कहते हैं। फिर है आपको वृत्त। वृत्त में क्या होता है जी? वृत्त एक समतलीय ज्योमेट्री आकृति होती है जिसका प्रत्येक बिंदु उसी समतल पर एक निश्चित बिंदु से होकर बिंदु से अचर दूरी तक जाता रहता है जी।
बिंदु में क्या क्या आपको कहलाता है जी? देखिए अब ये वृत्त है, तो इस जो एक वृत्त है, ये वृत्त हमने खींचा, ये ऐसा क्या कहलाता है? केंद्र, ओ कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। ये जो होता है क्या कहलाता है आपको? त्रिज्या, इसको आर बोलते हैं, रेडियस। हाँ, इसको सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। ये होता है व्यास, इसको बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल आर, सॉरी डी, क्या बोलते हैं? डी। इसको रेडियस बोलते हैं। व्यास, व्यास का त्रिज्या डेफिनेशन दिया, क्या बोलेंगे जी? केंद्र से होकर वृत्त के किसी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या कहते हैं। अब वृत्त का कोई भी दो बिंदु को मिला दो, वृत्त की कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को, और वह रेखाखंड रूल है केंद्र से होके गुजरे, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यास कहते हैं। ठीक है। और वृत्त का कोई भी दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ है, ए हो गया और बी हो गया, तो वृत्त की कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या बोलते हैं? जीवा कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा कहते हैं। और वृत्त के कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड जो केंद्र से होके गुजरे, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यास कहते हैं। इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, डी लिखते हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या कहते हैं। इसके इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, इसको आर लिखते हैं। जो चारों ओर जो दिया गया है, ये क्या है आपको? वृत्त के चारों ओर बाउंड्री पर, ये बाउंड्री, ये दिख रहा है ना, ये बाउंड्री आ रहा है, ये आपका परिधि कहलाता है। किसी भी चीज़ का जो बाउंड्री होता है वो क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है। और अंदर ये जो प्लेस होता है इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल, एरिया। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल, एरिया कहा जाता है। आ रही बात समझ में? समझ गए? त्रिज्या, रेखाखंड के बारे में सब मैंने आपको बता ही दिया। रेखाखंड के बारे में नहीं लिखा हुआ है, तो रेखाखंड के बारे में क्या आ गया? रेखाखंड के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल हम दे देते हैं। कोई भी दो बिंदु, ये जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं? रेखा, इसे हम क्या बोलते हैं जी? रेखा खंड कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रेखा खंड कहते हैं। आ रही बात समझ में? इसको रेखाखंड ए बी के नाम से इसको में से जानते हैं। चलिए देखते हैं कुछ समतल रेखाएं। अब करा है जी चतुर्भुज के अंदर चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज ऐसा होता है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और क्या हो गया आपको? डी हो गया। इसे हम क्या बोलेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट में क्या है? समांतर रेखाएं। कोई भी दो रेखाओं को अनंत तक मिला दो। कोई भी दो रेखा को, उनके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। किसी भी दो रेखाओं को एक ही समतल के अंदर बीच की दूरी बराबर रहे और अनंत तक मिलाओ, उसे हम क्या बोलते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। वो दोनों कभी आपस में मिलती नहीं है। एक तल से क्या बोल रहा है? एक तल में स्थित दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है। वे रेखाएं एक दूसरे पे कभी काटती नहीं है, कभी मिलती नहीं है। यहाँ कंडीशन है, फर्क यहाँ क्या कंडीशन क्या है आपको जी? ये दोनों जो होना चाहिए, क्या कैसा होना चाहिए आपको? बराबर दूरी की होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? इनके बीच की जो दूरी होती है बराबर। अगर कहा जाए लाइन में परिभाषा बताइए, तो दो रेखाएं जो उनके बीच की दूरी बराबर हो, उनको अनंत तक आगे बढ़ाते जाएंगे, इसे हम क्या बोलते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। इसको कहते हैं एल समांतर रेखा एम। आकृति में एल और एम दो समांतर रेखा, इन्हें हम एल पैरेलल एम के नाम से जानते हैं। इससे कोई भी बिंदु क्या होता है जी? उभयनिष्ठ नहीं होता है। क्या होता है? उभयनिष्ठ नहीं होता है। नोट में दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर सदैव हमेशा क्या होती है? यहाँ डिस्टेंस ये, डिस्टेंस ये, डिस्टेंस ये, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। अरे बात समझ में? फिर दूसरा उसके बाद क्या है आपको? लंब रेखाएं। लंब रेखाएं में क्या है? एक ही समतल पे स्थित दो रेखाएं पी और क्यू। देखो एक रेखा ये है, एक रेखा क्यू है, हाँ, वे समकोण पे काटती है जी। ये इस पे आके गिर जाए, कहाँ काटे जी? समकोण पे काटे। समकोण 90 डिग्री को बोलते हैं। तो ये जो बनता है उसे क्या, एक दूसरे को हम क्या बोलते हैं? लंब रेखा बोलते हैं। इसको
पी पैरेलल, पी परपेंडिकुलर क्यू बोलते हैं। पी ऐसे हो गया और इसके ऊपर ऐसे लंब हो गया, देखिए एक रेखा ये आगे गिर गया तो क्या कहलाएगा आपको, लंब कहलाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, लंब रेखाएं कहेंगे। ओके, फिर है रेखाखंड। रेखाखंड में क्या है जी, रेखाखंड रेखा का वह भाग है जो उसके अंत बिंदु को निश्चित होता है। देखिए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, दोनों बिंदु क्या है, निश्चित है। इसे हम क्या बोलेंगे, रेखाखंड ए बी। क्या बोलेंगे, रेखाखंड ए बी। आ रही बात समझ में, कोई डाउट? चलिए उसके बाद हम देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है, इससे पीछे हमने आपको बताया है जी, नोट में कुछ बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है जी, बिंदु ए और बी को मिलाने वाला केवल एक रेखाखंड होता है जी, क्योंकि दो बिंदुओं से होगा केवल एक ही रेखा, दो बिंदु से केवल एक ही रेखाखंड खींची जा सकती है जी। और रेखाखंड का अनंत बिंदु क्या होता है जी, निश्चित होता है जी। वृत्त की त्रिज्या हमने आपको पहले ही बता दिया, वृत्त के केंद्र से वृत्त किसी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं जी। और जितने ही वृत्त की त्रिज्याएं होती है वो सब के सब आपस में क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। फिर नेक्स्ट है आपको वर्ग, चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज तो कहते हैं, लेकिन चारों भुजाएं आपस में क्या हो, समान हो। वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। उसे हम वर्ग कहते हैं, वर्ग पी क्यू आर एस। कैसे डेफिनेशन बोल रहा हूँ, चार भुज, वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग कहते हैं। अरे बात समझ में, ये था आपका डेफिनेशन। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी बात आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखते हैं। नीचे दी गई दो अवधारणाएं का विचार कीजिए। दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में अवस्थित है, होता है ऐसा। अभी दूसरा क्या बोल रहा है जी, ये सही है कि नहीं। तो यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है जहाँ एक ही रेखा पर स्थित होती है। अवधारणाओं को क्या करने बोल रहा है जी, इन अवधारणाओं को अप्रभाषित शब्द हैं कि नहीं ये बताइए, अविरोधी हैं कि नहीं है, यूक्लिड अवधारणा पालन करते हैं कि नहीं, ये बताने के लिए बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है जी, फर्स्ट में कह रहा था दो भिन्न बिंदुओं से, क्या बोल रहा था यहाँ पर कि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर तीसरी बिंदु सी ऐसा विद्यमान है, उसके ए बीच में होगा कि नहीं। तो हाँ होगा जी, कह रहा है जी हाँ, इनके अवधारणाएं हैं, बिंदु और रेखा जैसे अपरिभाषित शब्द हैं, ये अवधारणाएं संगत होती हैं। अब कौन सी हैं जी, पतली अवस्था में दिए गए दो भिन्न बिंदु ए और बी मिलाने वाली रेखा पर उनके बीच तीसरा बिंदु क्या होता है जी, सी अवस्थित होता है जी। अब ए है बी है, इसके बीच कोई बिंदु बहुत सारा होगा कि नहीं होगा, कोई भी बिंदु है, इसमें कोई बहुत सारे बिंदु कहलाएंगे ना, तो होंगे जी। अब इसकी दूसरी अवस्था में क्या बोल रहा है जी, कि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं, ऐसी बताने बोल रहा है जी। तो हाँ कह रहा है जी, दिए गए दो भिन्न बिंदुओं ए और बी के बीच बिंदु सी अवस्थित होता है जी, कि ये ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड स्थित नहीं है जी, यूक्लिड की अवधारणाएं प्राप्त नहीं की जा सकती है। अतः कह सकता है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा केवल एक ही रेखा खींची जाएगी, तीसरी रेखा आपको खींची नहीं जाएगी। आ रही बात समझ में, ठीक है। आज इतना ही तक, ओके, थैंक यू।